Good morning, everyone. So, in today's lecture, we'll discuss about आपका फैक्स क्या होता है और आपका फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है। और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि मेन जो होता है वो आपको जो क्वेश्चन है उसको कैसे बेसिकली करना वो आपको समझना है। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि बेसिक्स क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फैक्स क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बेसिक सा पहले आइडिया देता हूँ। ठीक है, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपका जैसे इम्यूनो के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मैंने एग्जाम्पल लिया आपका, जैसे एक होता है टी हेल्पर सेल। ठीक है। और एक होता है टीसी सेल। ठीक है। अब आपके टी हेल्पर सेल क्या होते हैं? CD4 पॉजिटिव एंड CD8 नेगेटिव। ठीक है। और टीसी क्या होते हैं? CD4 नेगेटिव, CD8 पॉजिटिव। ठीक है। क्योंकि दोनों का साइज तो सेम है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपने इन दोनों को सेपरेट करना है, तो वो सेपरेशन किस बेस पे करेंगे? ठीक है, वो हम कर सकते हैं मार्कर के बेस पे। ठीक है। जैसे मान लो आपने कह दिया ये एक टी हेल्पर सेल है। ठीक है। इसके ऊपर कौन सा मार्कर है? CD4। ठीक है। और मान लो ये आपका दूसरा सेल हमने ऐसे शो कर दिया, ये है टीसी सेल, इसके ऊपर कौन सा मार्कर है? CD8। ठीक है। क्योंकि आप मतलब मॉर्फोलॉजिकली या उसके साइज के बेस पे तो सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमारे पास एंटीबॉडी होगी। ठीक है। अब हमें पता है कि ये एंटीबॉडी CD8 के लिए है। ठीक है। और उसके साथ हमने एक फ्लोरेसेंट डाई लगा दी। ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो टी हेल्पर सेल है उसके अगेंस्ट भी आपने एंटीबॉडी दी और उसके साथ भी एक फ्लोरेसेंट डाई लगा दी। ठीक है, दोनों डाई अलग अलग होंगी। जैसे फ्लोरेसेंस क्या होता है कि आप उसको लाइट देते हो और उसके बाद इमीडिएट एमिशन ऑफ लाइट। तो दोनों जो डाई हैं, जैसे पहले आपने उनको एक एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट दी, उसके बाद वो फ्लोरेसेंस दिखाएंगे। तो ये अलग, इससे अलग वेवलेंथ आएगी, मान लो इससे अलग आएगी, तो दोनों का आप सेपरेट कर लोगे। ये है फैक्ट्स। ठीक है, फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। जैसे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, बॉडी के अंदर एपोप्टोटिक सेल्स हैं, नेक्रोटिक सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं। क्योंकि अगर आपने उनको सेपरेट करना है, तो वो कुछ ना कुछ मार्कर्स होंगे जिसके बेसिस पे आप सेपरेशन करोगे। ठीक है, ये फैक्ट्स का एक जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर मिक्सचर ऑफ सेल्स हैं, तो इनको आप वैसे नहीं सेपरेट कर सकते। एक होता है ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी को सेपरेट करना, वो एक अलग बात है। बट डब्ल्यूबीसी भी तो कितने सारे टाइप के हैं ना। टी हेल्पर हैं, टी साइटोटॉक्सिक हैं, आपके और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, कोई मेमोरी सेल है, कुछ भी है। क्योंकि कुछ ना कुछ मार्कर्स, उनके सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स हैं जिसके बेस पे आप सेल्स को क्या करोगे? सेपरेट करोगे। ठीक है। अभी आप देखोगे मेन क्या ना, मेन क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि होता क्या है। ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। ठीक है, कि आप कुछ फ्लोरेसेंट डाई यूज करोगे एंड दैट विल हेल्प यू इन द सेपरेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्स इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फ्लो साइटोमेट्री और फैक्स में क्या डिफरेंस होता है। सेल बायोलॉजी जब हमने पढ़ी थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपके पास अलग अलग स्टेजेस में सेल्स हैं, जैसे कुछ सेल्स होते हैं G1 स्टेज में, कोई सेल है S फेज के अंदर, कोई सेल है G2 और प्लस M फेज में। तो इनको हमने सेपरेट करा था इनके डीएनए के बेसिस पे। जैसे अगर कोई G1 में है, मान लो मैंने ये शो करा, एक क्रोमोसोम मैंने शो करा, S फेज हुआ है जिसमें अभी रेप्लिकेशन चल रही है। G2 + M में वो सेल है जिसमें रेप्लिकेशन हो चुकी है। तो हमें फ्लोरेसेंट डाई यूज करी थी हमने। ठीक है, अलग अलग डाइज आती हैं। जैसे हमने एक यूज करी थी हॉशेट, वो एक डाई थी। अब इसमें डीएनए कम है तो डाई कम लगेगी। इसमें डीएनए, क्योंकि एस फेज अभी चल रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट तो हुआ नहीं है, इसमें डीएनए थोड़ा सा ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा डाई लगेगी उस हिसाब से फ्लोरेसेंस आएगी। और उस बेस पे हम सेल्स को हमने सेपरेट किया था, ये मैंने आपको सेल बायो में बताया था। ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर सॉर्टिंग ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स इनटू 2 और मोर कंटेनर्स। ठीक है, वन सेल एट ए टाइम। जैसे अलग अलग सेल्स हैं, एक एक सेल सेपरेट हो रहा है। ठीक है, बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक लाइट स्कैटरिंग एंड फ्लोरेसेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच सेल। ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है या तो सेल के अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड डाल दो। जैसे आपके पास दो सेल हैं, एक है मान लो लाइव सेल, एक है एपोप्टोटिक सेल। आपने कोई ऐसी मतलब कोई डाई यूज करी, मान लो वो लाइव सेल के अंदर चली गई, एपोप्टोटिक में नहीं गई, या उल्टा जो भी हो सकता है। तो वो जो वो स्पेसिफिक लाइट दे रहा होगा उसको आप सेपरेट कर लोगे, दूसरे को भी सेपरेट कर लोगे। ठीक है।
It is useful scientific instrument. It provides fast, objective, and quantitative recording of fluorescent signals from individual cells as well as a physical separation of cells of particular interest. ठीक है ना, आपको अलग अलग सेल्स को सेपरेट करना है, तो उनसे जो सिग्नल आएगा उस बेस पे आप सेपरेट कर लोगे। ठीक है। अब जैसे आपको इसमें डिफरेंस बता रखा है फैक्स और फ्लो साइटोमेट्री में। फैक्स में तो मतलब फ्लोरेसेंस नाम ही आ रहा है, इसमें तो जो आप सेपरेशन करोगे या उनको जो सॉर्ट करना है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर लाइट स्कैटरिंग एंड फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक इनटू टू और मोर कंटेनर। और वो डिपेंड करता है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास सेल, आपने टीएच और टीसी को ही सेपरेट करना है, तो बाकी सेल तो आपके आपको लेना देना है ही नहीं। हाँ, अगर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है तो आपको दो तीन कंटेनर चाहिए होंगे। ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि सिग्नल सबसे अलग अलग आना चाहिए, सभी की फ्लोरेसेंस अलग अलग होगी तभी आप उनको सेपरेट कर पाओगे। ठीक है। और फ्लो साइटोमेट्री क्या मेथोडोलॉजी है, इसमें भी आप एनालाइज करते हो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेल सरफेस मॉलिक्यूल, साइज एंड वॉल्यूम, विच अलाउस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल। जैसे इसमें सिर्फ वो सेल सरफेस मॉलिक्यूल के अलावा और किसकी बात कर रहा है, साइज और वॉल्यूम की भी। कई बार जैसे आपको पता है कि दो टाइप के सेल हैं, एक का साइज बड़ा है एक का छोटा है, उस बेस पे भी आप सेपरेट कर सकते हो, वॉल्यूम के बेस पे भी सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। देखो ये सिर्फ प्रिंसिपल है, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट को कैसे रन करना है, कैसे सैंपल लोड करना है, वो बहुत अलग बात है। तो उसमें तो भी हम जान ही रहे हैं कि कैसे सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना टीएच और टीसी है, आपने दो एंटीबॉडी डालनी है, जो टीएच के लिए स्पेसिफिक होगी वो टीएच से बाइंड करेगी, जो टीसी के लिए होगी टीसी से बाइंड करेगी, और दोनों से अलग अलग टाइप की फ्लोरेसेंस आएगी, उस बेस पे आप उनको सेपरेट कर लोगे। ठीक है। जैसे देखो आपको ये शो कर रखा है यहाँ पर, जैसे ये देखो आपके सामने एक एक स्पेसिफिक मतलब जो भी जहां से आपके सेल्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ना एक नोजल टिप होती है, जैसे वो कह रहे हैं ना एक एक करके सेल आते हैं। ठीक है। जैसे आप लेजर बीम पास कराते हो, तो लेजर मेनली एक्साइटेशन के लिए। फ्लोरेसेंस वर्ड का ही मतलब क्या होता है, पहले, क्योंकि वो कंपाउंड फ्लोरेसेंट का मतलब क्या है कि पहले आप उसको एक लाइट देते हो, फिर वो एक्साइट होता है, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करता है। ठीक है। जनरली हम ये कहते हैं ना कि जैसे होता है E इज इक्वल टू Hc/λ। तो पहले हम शॉर्ट वेवलेंथ वाली देते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, बट वो एमिट कौन सी करता है, लॉन्ग वेवलेंथ वाली। ठीक है। फिर और भी आगे स्टेप्स होते हैं, जैसे इनके ऊपर चार्ज भी दिखा रखा है, जैसे कुछ के ऊपर आपने चार्ज दे दिया तो प्लस वाले अलग हो गए, माइनस वाले अलग हो गए। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप बहुत सारे पॉइंट हैं, इट इज नॉट ओनली द फ्लोरेसेंस, फ्लो साइटोमेट्री इज ए जनरल वर्ड। यू कैन, अब मान लो किसी के सेल के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी के सेल के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, उस बेस पे भी सेपरेट कर सकते हो आप उनको, उनकी जो वॉल्यूम के बेस पे, साइज के बेस पे। ठीक है। जैसे एक डायग्राम मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, मतलब मेन इट इज ए सेपरेशन टेक्निक। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जैसे मेनली जैसे एक टेक्निक है, ठीक है, बट इसको वो लिंक करते हैं, अभी आप देखना इम्यूनोलॉजी के साथ, सिग्नलिंग के साथ, एपोप्टोसिस के साथ, तो जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे आप देखोगे कि उन सबसे ये लिंक है। देखो यहाँ पे भी क्या दिखा रखा है कि ये सैंपल है। ठीक है। जैसे इसमें दिखा रखा ना कि डिटेक्टर, एक तो क्या दिख रहा है कि साइज ऑफ हेल्दी एंड डेड सेल, मे बी हेल्दी सेल और डेड सेल का साइज डिफरेंट है, और दूसरा डिटेक्टर क्या देख रहा है, फ्लोरेसेंस। ठीक है ना, क्योंकि मेन जो फैक्ट्स है उसमें सिर्फ आप फ्लोरेसेंस की बात करते हो, लेकिन फ्लो साइटोमेट्री एक जनरल वर्ड है जिसमें आप साइज भी देख सकते हो। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो ना कि ये देखो यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट डाई है। ठीक है। और आप देख रहे हो कि उसके बाद जैसे चार्ज, ठीक है, और वन बाय वन, जैसे आप देख रहे हो कि ये सेल इधर हो गए सॉर्टेड, हो गए इधर सॉर्टेड हो गए। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर आप देख सकते हो। ठीक है। फ्लोरेसेंस तो मे बी उसके पास जनरली नहीं है, वो तो आपको कोई ना कोई एंटीबॉडी देनी पड़ेगी, या मे बी आप कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल भी दे सकते हो जो स्पेसिफिकली सेल की मेम्ब्रेन से जाके बाइंड करे। ठीक है ना। तो वो अभी आप देखो, अभी आप क्वेश्चंस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली है क्या। ठीक है। बट मेन थिंग दैट इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। जैसे होता है ना, आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी को तो वैसे भी पता लग जाएगा कि ये आरबीसी है ये डब्ल्यूबीसी है, बट आप टी हेल्पर और टीसी को माइक्रोस्कोप के अंदर देख के नहीं बता सकते कि ये टीएच है टीसी है। ठीक है ना, बहुत सारे टाइप के जो कैंसर होते हैं, ल्यूकीमिया होते हैं, लिम्फोमास होते हैं, तो यही यही टेक्निक होती है। ठीक है ना, हम तो सिर्फ अभी एक दो मार्कर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मार्कर्स हैं डब्ल्यूबीसी के ऊपर। ठीक है ना, जैसे अब तो पता है डॉक्टर्स को इस टाइप का कैंसर है, तो मे बी ये स्पेसिफिक मार्कर सेल के ऊपर नहीं है, या ये स्पेसिफिक मार्कर का नंबर इंक्रीज हो गया है,
या स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया है, तो जो ब्लड कैंसर वगैरह होता है उसमें वो फैक्स ही कराते हैं, उससे वो सेल्स को सॉर्ट करते हैं, और वो फिर ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन है डॉक्टर्स के पास, देन दे कम टू कंक्लूजन कि इस टाइप का ल्यूकीमिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, मेन यहाँ पर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को कर पाओगे, क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी बहुत हमें थ्योरी भी पता लगेगी, बट मेन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, इस बार भी दोनों शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, मॉर्निंग के अंदर भी और इवनिंग के अंदर भी। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, फिर आप करोगे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आपका ये आ रखा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। वो कह रहा है कि 4 डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, दैट इज ABCD। ठीक है, बाइंड टू द सेम लिगेंड एक्स। अब देखो ना, अब ये क्वेश्चन उसने सिग्नलिंग के साथ लिंक कर रखा है। जैसे होता है ना, रिसेप्टर होता है उसके साथ एक लिगेंड लगता है। वो कह रहा है 4 अलग अलग रिसेप्टर हैं ABCD, और उनका लिगेंड कॉमन है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन which receptor has the highest ligand binding affinity following experiment was carried out। हमें यह पता करना है कि चारों रिसेप्टर में से सबसे ज्यादा लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी किसकी है। ठीक है, सेल्स को हमने ट्रांसफेक्ट कराया GFP टैग रिसेप्टर, मतलब जो आपका रिसेप्टर है उसको हमने किससे टैग कराया है, एक फ्लोरेसेंट प्रोटीन से, दैट इज GFP। अब ये क्या ना, इसमें आपने प्रोटीन जो आपका रिसेप्टर है उसी के साथ टैग है। ठीक है ना, कौन सा टैग है, GFP का। क्योंकि ये क्या होता है ना, GFP एक प्रोटीन है, ये बहुत कॉमन टैग होता है। जैसे आपका जो रिसेप्टर है ना, आप ऐसे एक सेल बनाते हो जिसमें या तो रिसेप्टर की जो जीन है उसके साथ आप क्या कर देते हो, उसके साथ आप GFP बनाने वाली जीन लगा देते हो। बट इस क्वेश्चन में तो उसने क्या कहा है, आपने रिसेप्टर अंदर डाला है और उसके ऊपर GFP आपने टैग में भी आपने इन विट्रो करा है और फिर आपने उसको सेल में डाला है। और जो आपको उसको इंक्यूबेट कराया रेड फ्लोरेसेंट प्रोटीन टैग्ड एक्स। ठीक है, जैसे यहां पर आपका GFP होगा एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई के ऊपर RFP है। ठीक है, तो जो आपका रिसेप्टर है उसको किससे टैग कराया, GFP से। और जो आपका लिगेंड है, ठीक है, जो जिसको आप जैसे एक्स है उसको किससे टैग कराया आपने, RFP से, रेड फ्लोरेसेंट प्रोटीन, एंड सब्जेक्टिव टू फैक्स एनालिसिस। और ये हमें रिजल्ट्स गिवन है। अब क्वेश्चन यह है कि किस रिसेप्टर की हाईएस्ट लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको इसको एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे जो भी क्वेश्चन आपने करना है, मान लो ये है आपके सामने, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है। ठीक है, अब इस एक्सिस पे हमने क्या बनाया है, GFP, और इस एक्सिस पे आपने क्या बनाया है, RFP। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होगा। यहाँ पे GFP और RFP है। अब इधर क्या होगा, इधर दोनों होते हैं प्लस, दोनों प्लस का मतलब क्या है, GFP भी होगा RFP भी होगा। ठीक है, मतलब आपको पहले एक्स एक्सिस लिखना होता है फिर वाई लिखना होता है। अब इधर एक्स एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, और RFP कैसा होता है, प्लस, तो इधर क्या होगा, माइनस प्लस। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों माइनस, माइनस माइनस, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है इधर दोनों माइनस और इधर प्लस माइनस, इधर प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब देखो क्या इसका क्या मतलब है, यहां पर आपका रिसेप्टर भी है लिगेंड भी है। यहां पर आपका, जैसे अगर मैं यहां पर, क्योंकि अगर दोनों है इसका मतलब रिसेप्टर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या आपका रिसेप्टर है, तो इसमें रिसेप्टर है और लिगेंड भी है, क्योंकि GFP से आपने किसको टैग किया हुआ, रिसेप्टर को। इधर आपका एक्स एक्सिस तो है नहीं, मतलब एक्स एक्सिस वाला तो माइनस होता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो इधर सिर्फ क्या है, लिगेंड है, RFP वाला है। इधर दोनों ही नहीं है और इस केस में सिर्फ रिसेप्टर है। मतलब आपने अलग अलग सेपरेट कर लिया। मतलब कुछ सेल्स वो होंगे जिनमें रिसेप्टर के साथ लिगेंड है, जैसे 4 क्वाड्रेंट्स है ना, क्योंकि रिसेप्टर के साथ लिगेंड है तो वो अलग हो गए, लिगेंड वाला अलग हो गया, जिसमें दोनों में से कुछ नहीं है वो अलग हो गए, और जिसमें सिर्फ रिसेप्टर है वो अलग हो गए। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा है, विच रिसेप्टर हैज द हाईएस्ट लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी। तो वो हमने वो केस देखना है जिसमें ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, अब इधर देखो, हमें हमारा मतलब जो मेन टारगेट है वो बस ये क्वाड्रेंट है। इधर है 5%, इधर है आपका 19%, इधर है आपका 52%, इधर है आपका 24%। ठीक है, अब सबसे ज्यादा मतलब किसकी एफिनिटी है, C की, क्योंकि इस केस में सबसे ज्यादा रिसेप्टर और लिगेंड है।
टोटल सारों को सम करोगे तो 100% ही है। तो सबसे ज्यादा एफिनिटी रिसेप्टर सी की है, और सबसे कम हम देखें तो रिसेप्टर ए की है। ठीक है ना। अगर ऑर्डर भी पूछ लेता तो सबसे पहले आप सी लिखते, सी के बाद आप लिखते डी, डी के बाद आप लिखते बी, और बी के बाद ए। तो सबसे जो हाईएस्ट लिगेंड बाइंडिंग एफिनिटी किसकी है? आपकी सी की। फिर आपका डी है, फिर बी है, और सबसे कम किसकी है? ए की। तो ये याद रखना आपने। ये सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को ऐसे देखना होता है, इसमें जो क्वाड्रेंट्स है ना, वो आपको देखना होता है कि इधर दोनों प्लस हैं, इधर माइनस प्लस है, इधर दोनों माइनस है, इधर प्लस माइनस है। ठीक है, तो अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। पहला जैसे थोड़ा सिग्नलिंग से रिलेटेड था, रिसेप्टर से रिलेटेड था, अब क्वेश्चन वो थोड़ा एपोप्टोसिस की तरफ लेके गया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, फॉस्फेटिडाइल सेरिन usually present in the inner leaflet of the plasma membrane clips to the outer membrane। ठीक है ना। ये हमने किया था ना डिस्कस की, जनरली फॉस्फेटिडाइलसिरिन इनर लीफलेट में होता है, बट जब सेल का एपोप्टोसिस होना होता है तो वो आउटर लीफलेट में चला जाता है। एनेक्सिन 5, एनेक्सिन 5 एक प्रोटीन है जो कि पीएस से बाइंड करता है। अब जैसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि फॉस्फेटिडाइलसिरिन से कौन सा प्रोटीन बाइंड करता है, तो आपका आंसर होगा एनेक्सिन 5। Using this tool, we identify the apoptotic cells from necrotic and normal cell population by facts using FITC tagged annexin 5। अब annexin 5 तो सिर्फ एक प्रोटीन है ना, बट हम क्योंकि फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं तो आपको उसके साथ कोई ना कोई टैग लगाना पड़ेगा। तो annexin 5 के साथ मैंने कौन सा टैग लगाया है? FITC। और FITC कौन से एक्सिस पे है? एक्स के ऊपर। ठीक है। Propidium iodide is used to stain the nucleus, which generally identifies necrotic and late apoptotic cells। मतलब क्या होगा? जिसके साथ तो FIT से लगा हुआ है वो आपका अर्ली एपोप्टोटिक सेल है। जिसके साथ प्रोपीडियम आयोडाइड लगा होगा, ये भी एक तरह से क्या है? स्टेन कर रहा है। ठीक है ना। तो ये भी मे भी फ्लोरेसेंस दे रहा है। तो ये किसको स्टेन करने के लिए यूज करते हैं? नेक्रोटिक एंड लेट एपोप्टोटिक। अब वो कह रहा है कि इन विच एरिया ऑफ द प्लॉट यू शुड गेट अर्ली एपोप्टोटिक सेल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैसे तो 1 2 3 4 हम ऐसे रीड करते हैं, बट यहाँ पे उसने नंबरिंग खुद ही लिखी हुई है। ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? दोनों प्लस। मतलब यहाँ पर तो सारे ही सेल होंगे, आपके अर्ली एपोप्टोटिक भी होंगे, नेक्रोटिक भी होंगे, और लेट एपोप्टोटिक भी होंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस प्लस। अब माइनस मतलब FITC माइनस है, तो यहाँ पर प्लस कौन सा है? PI। मतलब PI वाले कौन से हैं? इस केस में आपको नेक्रोटिक और लेट एपोप्टोटिक मिलेंगे। ठीक है। यहां पर दोनों ही नहीं होंगे। और यहां पर आप क्या कहोगे? प्लस माइनस। यहां पर वो सेल्स होंगे जो FITC पॉजिटिव है, और FITC पॉजिटिव सिर्फ वो सेल्स होंगे जो अर्ली एपोप्टोटिक है। तो मेरा क्या आंसर होगा? क्वाड्रेंट थर्ड। सो द राइट आंसर इज क्वाड्रेंट थर्ड। बस ये क्वेश्चन। तो वही जो एपोप्टोसिस की नॉलेज है, देखो क्या होता है ना, कई बार आपने एपोप्टोसिस पढ़ा हुआ है, आपने सिग्नलिंग पढ़ी हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ना तभी आप क्वेश्चन का अप्रोच करोगे। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अ, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन से आपको कुछ थ्योरी भी सीखने को मिल रही है, बट एट द एंड आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो देखना है। ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये आया था आपका। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको क्या कहा है? ए रिसर्चर वॉज रिपीटिंग ए फैक्स एक्सपेरिमेंट बट समहाउ गॉट कंफ्यूज विद द लेबलिंग ऑफ द ट्यूब्स। ठीक है, कि वो कंफ्यूज हो गया लेबलिंग ऑफ ट्यूब को लेके। देर आर 4 ट्यूब्स। ठीक है, 4 ट्यूब्स हैं, वन कंट्रोल विद नो फ्लोरेसेंट लेबल। ठीक है। वन स्टैंडर्ड वन, S1, जिसमें FITC लेबल है, और एक S2 है जिसमें PE लेबल है, एंड द लास्ट वन टेस्ट T एंड विच शुड बी FITC पॉजिटिव। ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे कि ये आपको रिजल्ट दे रखे हैं, किसके रिजल्ट दे रखे हैं? फैक्स एक्सपेरिमेंट के। आपने इसमें से बताना कि कौन सी ट्यूब मतलब कंट्रोल है, कौन सी ट्यूब S1 है, कौन सी ट्यूब S2 है,
और कौन सी ट्यूब आपकी टेस्ट है। तो ये रिजल्ट क्या है, तो आपने बताना ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और आपका डी क्या है। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है, तो इधर जो आपको ए बी सी डी रिजल्ट दे रखे हैं, देखो सी तो क्या है जिसमें कोई लेबल नहीं है, S1 भी FITC लेबल्ड है और टी भी FITC पॉजिटिव है, और S2 आपका पी लेबल है। अब आपको सिंपली पता है ना कि अब यहाँ पर दोनों प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये तो यहाँ पर सिर्फ FITC प्लस वाले हैं। ठीक है, तो वो आपका S1 भी हो सकता है और टी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ P प्लस होंगे, तो P प्लस का मतलब ये S2 है, और ये C भी आपका S1 या T कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे दोनों क्या है, माइनस, तो इट हैज टू बी योर कंट्रोल। तो S1T S2 S1T एंड C। इजी है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये देखा, फॉलोइंग आर द टिपिकल डॉट प्लॉट्स ऑफ साइटोमेट्रिक डाटा obtained from peripheral white blood cells. R1 in plot 1 shows the selection window of cells। ठीक है, जिसमें आपने मतलब ये R1 दिखा रखा है जहां से आपने सेल्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, which were further analyzed based on immunostaining। Analyze the given data and choose the correct option representing the type of cell population in plot 1 selected and segregate in various quadrants of plot 2। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो ना, आपको पता है कि जब भी आप CD4 CD8 की बात कर रहे हो, तो इसमें हम मेनली लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ना, जो आपने विंडो सेलेक्ट करी है प्लॉट 1 में से, ऑब्वियसली वो कौन से सेल्स हैं आपके, दे दे हैज टू बी योर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि दो एक्सिस हैं, एक है आपका एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। वही मैंने आपको बताया था ना, जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको लेबलिंग करनी पड़ेगी आपको। जैसे एक है एंटीबॉडी अगेंस्ट CD4, ठीक है, और उसकी लेबलिंग आपने किसके साथ करा रखी है, पी। ठीक है, ये एक तरह से वही डाइज है आपकी। और जो एंटीबॉडी CD8 के अगेंस्ट है उसके साथ किसका लेबल है, FITC का। ठीक है, एक के साथ FITC का लेबल है, दूसरे के साथ पी का लेबल है। ठीक है, सो अब इसमें देखें ए में कौन से सेल्स होंगे जो दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है ना, क्योंकि ए हैज टू बी CD4 नेगेटिव एज वेल एज CD8 नेगेटिव। ठीक है, बी की बात करें तो एक्स एक्सिस पे CD8 है, तो बी वाले कौन से होंगे, CD8 पॉजिटिव CD4 नेगेटिव। सी में कौन से होने चाहिए, CD4 पॉजिटिव CD8 नेगेटिव, और डी में आपके CD4 पॉजिटिव CD8 पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने इसी अकॉर्डिंग देखना है, तो ए होना चाहिए CD4 नेगेटिव CD8 नेगेटिव, तो वो सिर्फ इसी ऑप्शन में ही है। ठीक है, बी CD4 नेगेटिव CD8 पॉजिटिव, सी CD4 पॉजिटिव CD8 नेगेटिव, और डी आपके CD4 पॉजिटिव CD8 पॉजिटिव। तो क्या आंसर होगा आपका, ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि कंसीडर द 4 रिजल्ट्स that were obtained from immunophenotyping of ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल। ठीक है, अब जैसे इसमें जनरली क्या बता रहा है कि CD44 और एक आपको दे रखा है CD24, तो दोनों ही किसके मार्कर होते हैं आपके, जो कैंसर स्टेम सेल के। ठीक है ना, कि 24 और 44। जैसे इसमें तो दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, इसके अंदर मतलब आपको दिख रहा है कि जो anti-CD44, ठीक है ना, जैसे इसके अंदर दोनों पॉजिटिव तो कम है। ठीक है, और CD24 भी कम है। ठीक है, दोनों नेगेटिव भी कम है। सबसे ज्यादा सेल्स कौन से हैं, जो CD44 पॉजिटिव है।
ठीक है। इसके अंदर आपको CD24+ है और CD24 नेगेटिव, CD44 नेगेटिव, और इधर तो सारी टाइप के सेल हैं ऑलमोस्ट। तो पहली ऑप्शन है कि जो बी है, दैट रिप्रेजेंट ए प्लॉट दैट डिनोट ए हाई परसेंटेज ऑफ कैंसर स्टेम सेल्स इन द ब्रेस्ट कैंसर सेल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि CD44 ही बी में सबसे ज्यादा है, और यही मेन मार्कर है कैंसर स्टेम सेल्स का। ठीक है ना। जैसे चलो ये आपको होमवर्क पे आप देख के आना, एक होता है कैंसर स्टेम सेल और एक आप कहते हो कैंसर सेल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कैंसर स्टेम सेल एंड कैंसर सेल के अंदर क्या आपका डिफरेंस है? इन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? डी डिनोट्स ए प्लॉट वेयर ड्यूल पॉजिटिव सेल्स प्रीडोमिनेट। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द डेड सेल्स। ठीक है, तो ये तो डेड तो होंगे ही नहीं, स्टेम सेल तो वैसे भी डेड नहीं होते हैं। इसमें तो सारी टाइप के सेल है ना, पॉजिटिव भी हैं, ड्यूल पॉजिटिव भी हैं, ड्यूल नेगेटिव भी हैं, आपका माइनस प्लस भी और प्लस माइनस भी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए में वो सेल्स हैं जो दोनों से स्टेन हो रहे हैं, ये तो गलत है, क्योंकि ए में जो ये सेल्स आ रहे हैं यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। और जो सी है, रिप्रेजेंट्स ए प्लॉट वेयर ओनली फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट का तो मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपकी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कैंसर सेल से रिलेटेड है। आप देख रहे हो ना, इस टेक्निक को हर किसी के साथ लिंक किया हुआ है, सिग्नलिंग के साथ, एपोप्टोसिस के साथ और कैंसर के साथ। ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम इसको लिंक कर रहे हैं किसके साथ? सिर्फ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है उसके बेस पे आप यहाँ पर वैसे नहीं कर सकते इसको, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए थी कि ये दोनों मार्कर किसके होते हैं, आपके कैंसर स्टेम सेल के। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ मार्कर है। जैसे आपने सेल्स को सेपरेट करना है, जैसे हर एक सेल का अलग अलग मार्कर है, जैसे उनको पता है कि स्टेम सेल्स के ऊपर ये दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब बाकी भी चलो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ हम कैंसर स्टेम सेल की बात करें, बट CD44 तो है ही सी। ठीक है ना। और हाउ इट इज मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल, कोई ना कोई तो यही तो डिफरेंस होता है, एक नॉर्मल सेल है एक कैंसर सेल है। तो साइंटिस्ट यही चीज देखते हैं, कोई मार्कर्स हैं कि कोई मार्कर्स का प्रोफाइल तो डिफरेंट नहीं है, कोई कोई मार्कर ऐसा तो नहीं है जो ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, कोई मार्कर ऐसा तो नहीं है कि जो जिसकी एक्सप्रेशन है ही नहीं। क्योंकि आपको कंपेयर करना है ना, एक सेल है कैंसर सेल, ठीक है, और एक सेल है आपका नॉर्मल सेल, तो आपको दोनों के अंदर कंपैरिजन देखना है। तो कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली एक नॉर्मल सेल ही है वही कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप के कैंसर के अंदर आपको अलग अलग टाइप का प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल सकता है। इसे हमने क्या बोला है? इम्यूनोफिनोटाइपिंग। ठीक है, इम्यूनोफिनोटाइपिंग। अब ये की क्वेश्चन है, a mixed cell population was stained with two antibodies, one specific for cell surface antigen A and other specific for cell surface antigen B. Anti-A antibody was labeled with fluorescein and anti-B antibody was labeled with rhodamine. ठीक है, कि जो एंटी ए एंटीबॉडी है उसको हमने किससे लेबल करा है? फ्लोरेसिन से। और एंटी बी एंटीबॉडी किससे लेबल किया है? रोडामिन से। द सेल पॉपुलेशन वाज देन एनालाइज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन बाय फ्लो साइटोमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटकम फॉर दिस सेल पॉपुलेशन? मतलब एक में आपको ग्रीन फ्लोरेसेंस, दूसरे में रेड। ये तो सिंपल ही है, इसमें तो बस आपने वही देखना है कि दोनों प्लस, मतलब जैसे आप देखो ना, A+B+, A-B+, A-B-, A+B-, भाई ये तो सिंपल ही था, इसका क्या आंसर होगा? सी। क्योंकि इसमें उसने हमें बता रखना कि एंटी ए एंटीबॉडी को किससे लेबल करा आपने? फ्लोरेसिन से, और बी को रोडामिन से। फिर फ्लोरेसेंस आती है ना, रोडामिन की में भी रेड फ्लोरेसेंस आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी आपका किधर होगा? यहाँ पर। और जो ए है वो इधर होगा, तो उस हिसाब से ये रिजल्ट आ गया।
म्यूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या मैं आपको बता रहा था कि इन एन एक्सपेरिमेंट जो इम्यूनोफिनोटाइपिंग ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल वाज डन टू एनालाइज द रिलेटिव नंबर ऑफ CD4 पॉजिटिव टी सेल्स एंड CD8 positive T cells and CD4 positive T cell. The following antibody fluorochrome conjugate for staining different blood cells were available. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या प्रोसेस होना चाहिए। पहले आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी को सेपरेट करो, उसमें से बीटी को सेपरेट करो, फिर टी में से टीएचओ टीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आना चाहिए डीआईपीआई, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो वो सिर्फ डब्ल्यूबीसी के साथ बाइंड करेगी, तो वो आपके अलग हो गए। तो सबसे पहले तो आना चाहिए डीएपीआई। ठीक है, उसके बाद अब आपको किसको अलग करना है, आपके बी और टी को। अब बी लिम्फोसाइट कैसे अलग होंगे, CD19 FITC, उससे बी आपके अलग हो गए। ठीक है, अब फिर मतलब दोनों इकट्ठे यूज करोगे, CD19 FITC एंड CD3 PE। ये वाले बाइंड करेंगे बी के साथ, ये करेंगे टी के साथ, तो बी अलग हो गए, टी अलग हो गए। अब टी में से दोनों को अलग करने के लिए एक CD8 CYP और एक आपका CD4 CY7 PE, तो इसका क्या आंसर होगा आपका टी। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका टी, क्योंकि प्रोसेस तो यही है ना कि पहले आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि आपको उसने ह्यूमन ब्लड सेल्स दिए हैं, सेल्स तो चलो और भी होंगे बट पहले आप आरबीसी डब्ल्यूबीसी को करो, फिर क्योंकि हमें तो सिर्फ THTC पता करने हैं ना, उसके बाद आप BOT को सेपरेट करो, फिर टी में से आपको THO TC की रिलेटिव अबंडेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये फैक्ट्स पे बेस्ड। देखो ना, अब आपको फैक्ट्स तो पता लग ही गया होगा, फ्लो साइटोमेट्री क्या है, फैक्ट्स क्या है, उन सब का काम यही है, सेल्स को सेपरेट करना, क्योंकि ऐसे आप सेल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ना कोई फ्लोरेसेंट डाई और अलग अलग टाइप के मार्कर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं उसमें हम CD24 CD44 फिनोटाइप को एनालाइज करते हैं ऑफ ए ब्रेस्ट ट्यूमर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये स्टेम सेल्स के ऊपर होता है। CD24 84 स्टेन सेल्स वर एनालाइज बाय फ्लो साइटोमेट्री और हमें रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, अब आपको वैसे रिजल्ट से ही पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो सेल्स हैं वो Q1 वाले हैं। वो कौन से हैं आपके, Q1 में है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे सेल्स हैं, ये जो डॉट्स हैं एक तरह से सेल हैं, सबसे ज्यादा Q1 में है, उससे कम Q2 में है, और Q3 और Q4 में सबसे कम लग रहे हैं। और हमें ये भी बता रखा है कि जो फर्दर एनालिसिस ऑफ द सॉर्टेड सेल्स फ्रॉम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स बाय इम्यूनोब्लोटिंग रिवील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये जो SOX2 है, OCT4 है, नैनोग है, ये किस लिए होते हैं, स्टेम सेल। किसी भी सेल के अंदर जो स्टेम सेल होते हैं उनके अंदर इनका लेवल क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। ठीक है, और ये आपको ज्यादा किस में देखने को मिल रहा है, Q1 के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ब्रेस्ट कैंसर स्टेम सेल्स, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ना, है सारे ये स्टेम सेल ही। ठीक है, बट ज्यादातर जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था कि CD44 वाले, वो वाले क्या हैं आपके, मतलब मैक्सिमम जो कैंसर स्टेम सेल है, क्योंकि होंगे तो ये सारे ही मतलब एक तरह से मान लो स्टेम सेल ही हैं। ठीक है, मे बी जो जो दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि ये भी आपको देखना पड़ेगा, एक तो सेल कौन सा होगा जो CD44+ है, CD24 नेगेटिव है, एक CD44+ है और एक आपका CD28+ है। ठीक है, एक आपका क्या होगा जो CD44 नेगेटिव होगा, CD सॉरी ये 24, ये 24 पॉजिटिव, एक होगा आपका CD44 नेगेटिव CD24 नेगेटिव, एक आपका CD44 नेगेटिव CD24+। ठीक है, क्योंकि इसने लिखा है ये सारे वैसे कैंसर स्टेम सेल ही हैं। ठीक है, मतलब हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। अब मेन तो हमने यही पढ़ा है कि उनके ऊपर CD44 और CD24 होता है। ठीक है, जैसे अगर यहां से रिजल्ट्स देखें तो इसमें इन तीनों का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये Q1 के अंदर मेनली कौन से हैं जो CD44+ है। देखो इनके अंदर भी लेवल तो है। Q2 में वैसे कौन से सेल्स हैं, CD, ये तो दोनों ही है, मतलब दोनों ही मार्कर हैं।
अब Q3 में नेग्लिजिबल सिग्नल आया इन तीनों का। Q3 हमारा ये है, मतलब ये क्या है, ये दोनों नेगेटिव हैं, मतलब जो दोनों नेगेटिव होते हैं मे बी वो स्टेम सेल नहीं है फिर, ठीक है। और इधर भी सिग्नल कम है, इधर लेकिन कौन सा था आपका, CD24 प्लस था। बट यहां से डाटा से हमें पता लग रहा है या तो 44 प्लस हो या दोनों हो, ठीक है ना, मतलब 44 प्लस वाले ही ज्यादा है जिसके अंदर सिर्फ ये है, और जिसके अंदर ये दोनों है वो ऑब्वियसली 44 प्लस वाले से तो कम है। बट सबसे मतलब लेकिन फिर भी वो आपके कैंसर स्टेम सेल है, मतलब ज्यादातर जो कैंसर स्टेम सेल हैं ब्रेस्ट कैंसर वाले वो CD44 प्लस होते हैं या CD44 प्लस एंड CD24 प्लस होते हैं। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्टेम सेल, ठीक है। वो तो देखो ना आपको, मे बी ये डाटा ना भी गिवन हो, वो तो आपको यहीं से दिख रहा है कि Q1 के अंदर ही सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि ये मार्कर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर स्टेम सेल्स के है। तो सबसे ज्यादा आपको वैसे भी कहां पे दिख रहे हैं, Q1 के अंदर। तो Q1 में क्या होगा आपका, CD24 नेगेटिव, CD44 प्लस, तो क्या आंसर होगा इसका, थर्ड, ठीक है। तो देखो ये हमें यहां से दो क्वेश्चन से सीखने को मिला। एक क्वेश्चन जो हमने पहले किया था आपका ये वाला, ठीक है ना, इसके अंदर भी वही फंडा था। तो मतलब जो कैंसर वाले स्टेम सेल्स हैं उनके ऊपर दोनों ही मार्कर हो सकते हैं, बट ज्यादातर कौन से होते हैं, CD44 प्लस, ठीक है ना, और CD24 प्लस भी है बट वो उससे कम है। और इसमें तो कह रहे हैं ना सिग्नली नेग्लिजिबल है, और इसमें भी बहुत लाइट है। तो और ये तीनों फैक्टर जो हैं ये स्टेम सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कि जो स्टेम सेल होते हैं उनके अंदर ये तीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्ट्स एंड फैक्ट्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस। अब ये इस बार एग्जाम में आया था आपका इवनिंग शिफ्ट के अंदर। देखो यही होता है ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो पहले भी यही क्वेश्चन है SSI, और इसके अंदर आपको इससे कुछ ज्यादा वैसे, अब देखो ना बनाने वाले ने आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड करी, बट बात ये थी ना कि आपको ये जो रिजल्ट दिख रहा है इसमें आपको दिख ही रहा है कि ज्यादातर सेल्स तो यही है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं भी है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। उसने तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाना है क्वेश्चन, देखने में अजीब लगे, ठीक है ना। अब देखने, अब वही होता है ना, किसी ने तो ध्यान यहाँ पे दिया और आंसर उसने लगा दिया, क्योंकि उसको ये तो पता, अब तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। बट वो ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं ना, Q1 Q2 Q3 Q4, वैसे हम क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, जनरली जो हम करते हैं। बट वो कई बार उसमें भी थोड़ा सा, अब कई बार बच्चा इसको Q1 रीड कर लेगा, बट आपको ये भी देखना है कि Q1 कहाँ पे लिखा हुआ है, Q2 कहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज हम क्वाड्रेंट्स को नॉर्मली पढ़ते हैं तो ये Q1 होता है, ये Q2 होता है, ये Q3 होता है, ये Q4 होता है। अब शायद उसने ये भी जान के उल्टा किया। अगर आप इसको Q1 रीड करने लग जाते, फिर आप कई बार स्टूडेंट सोचेगा सेल्स तो यहाँ पे कम है, बट ये जो तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जो नॉलेज है ये तो इसमें ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर वहां पे भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो ये हो गया आपका फैक्ट्स और फैक्ट्स पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस।